Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 2, Window Form Application in Visual Studio.NET 2013. आज हम सेकंड प्रोग्राम के अंदर हम कुछ नए टूल्स को हम देखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन को देखा था। तो आज हम जो है सेकंड क्लास के अंदर लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन के साथ साथ चेक बॉक्स एंड ग्रुप बॉक्स को भी आप देखेंगे। इन टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनकी मदद से कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस तरह से बनाई जाती है विजुअल स्टूडियो .NET 2013 के अंदर। और इसके साथ साथ हम आज जो है एक C# की जो एक स्टेटमेंट है इफ कंडीशन, उसको भी देखेंगे कि किस तरह से हम इफ की कंडीशन को इस्तेमाल करके हम कंडीशन लगा सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, सिंपल हमने एक कैलकुलेशन की थी और इसमें हमने ऑपरेंड मार्क्स और परसेंटेज को निकाल के देखा था, एक छोटी सी मार्कशीट बनाई थी। अब हम आज हम जो काम करेंगे वो ये है कि छोटा सा एक शॉपिंग सेंटर है कंप्यूटर का, वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें सेल करता है। तो कस्टमर जो है या कैशियर जो है वो उन आइटम को सेलेक्ट करेगा और करने के बाद वो उसका बिल जो है वो कैलकुलेट करेगा कि उसका कितने अमाउंट्स का बिल बन रहा है, नेट अमाउंट क्या बन रही है। तो ये बेसिकली हमारा टास्क होगा आज का। तो इसके अंदर जो है हम C# के लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे और विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम चेक बॉक्सेस, ग्रुप बॉक्सेस को भी साथ साथ देखेंगे कि इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने विजुअल स्टूडियो .NET 2013 के अंदर आ जाइए, उसको ओपन कर लीजिए आप और यहाँ पर फाइल में जाके आप न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले आप यहाँ पे चूज़ करना है जो C# है वो विजुअल C# है और जो एप्लीकेशन है वो है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। और आज हम जो नाम रखेंगे इसका, तो हम नाम रखते हैं सेकंड प्रोग्राम, ठीक है, और इसको हम ओके कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपके सामने आ गया है। इस फॉर्म के साइज को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें चूँकि हम एक बिल बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन यूज़र जो है या कैशियर जो है वो उन आइटम को सेलेक्ट करेगा, तो कौन कौन से टूल्स यूज़ करेगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेबल। और लेबल में हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में हम सेट कर लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं एंटर कंज्यूमर या कस्टमर नेम। ठीक है जनाब, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर एंटर कस्टमर नेम। उसके बाद क्या आगे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे नाम इंटर करेंगे हम। अच्छा, अब इसके बाद हमने करना क्या है, अब हम चूंकि ये एक शॉपिंग करने के सेंटर है ऑनलाइन कह लीजिए, या इसका जो बिल है वो कंप्यूटराइज बन रहा है, तो किस तरह से इसको हमने शो करना होगा आइटम्स को। तो आप टूल्स में जाइए, यहाँ पर देखें टूल्स के अंदर अभी तक आपने ये जो जितने भी टूल्स हैं इनको हम कहते हैं कॉमन कंट्रोल टूल्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास नजर होगा कंटेनर। ठीक है, ये देखें कंटेनर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है आपके पास कंटेनर एरिया। इस पे आप जब क्लिक करेंगे आप, तो इसके अंदर बहुत सारे नए टूल्स और भी आपको मिलेंगे। तो हम जो टूल आज यूज़ करेंगे वो है ग्रुप बॉक्स। तो ग्रुप बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अपने फॉर्म के ऊपर इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक टूल बॉक्स है।
अच्छा, यहाँ से इसको हम पकड़ के इसको कहीं पर भी फॉर्म के ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप बॉक्स में जो हम लिखना चाहते हैं, इसका जो ऊपर जो लेबल है या कैप्शन है, उसे किस तरह चेंज करेंगे? प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद है कि प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन हो यहाँ पर होता है। ठीक है। और टूल बॉक्स जो है वो यहाँ पर है। ठीक है। तो आपने करना क्या है कि प्रॉपर्टी में जाके इसके टेक्स्ट बॉक्स में ग्रुप बॉक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम लिस्ट। ठीक है। एक शॉप है, एक देखिए एक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट जो है कंप्यूटर के वो बिक रही हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने आइटम लिस्ट। अच्छा, आइटम लिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ गया। अब इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए मुझे? कुछ चेक बॉक्सेस चाहिए। किस तरह से लेंगे? टूल बॉक्स में जाइए, यहाँ पर देखें कॉमन कंट्रोल बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है बटन के बाद चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है। और इसमें आप उसमें लिख दीजिए कि वो जो शॉप है वो आपको जो है कंप्यूटर सेल कर रहा है। ठीक है। कंप्यूटर जो है वो कितने का है? फॉर एग्जांपल आपने कहा जनाब कंप्यूटर जो है वो उसकी रुपीज़ जो है वो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़ का है। ठीक है। ओके। तो इस तरह से ये एक आइटम हो गया। इसी तरह से अगर आपको एक और आइटम चाहिए, उस पर जाइए, चेक बॉक्स लीजिए और एक और आइटम चूज कर लीजिए यहाँ पर आप। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एक और आइटम है, कोई और आइटम लेना चाहते हैं, एक और आइटम ले लीजिए आप। इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर लीजिए आप। जनाब ये कुछ आइटम आपने लिख लिए। लिख लिया आपने। कंप्यूटर जो है वो 20,000 रुपये का है। कीबोर्ड जो है आपके पास वो 1,200 रुपये का है। और माउस जो है वो आपके पास वो 500 रुपीज़ का है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यानी के साथ लिख लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है कि यहाँ पर मुझे इस जो भी यूज़र होगा वो अपना नाम लिखेगा। लिखने के बाद इन आइटम्स को सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो जो आइटम्स सेलेक्ट किए होंगे उसके मुताबिक उसका जो नेट अमाउंट है वो बन के सामने आएगा। तो नेट अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। और एक लेबल और ले लीजिए ताकि वहाँ लिख दें कि ये जो अमाउंट है ये है नेट अमाउंट। तो इसको नाम दे दीजिए टोटल प्राइस। जो जो आइटम आप सेलेक्ट करेंगे उनकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है जनाब। तो ये आपके पास आपने ये ट्रांसफर फॉर्म छोटा डिजाइन कर लिया। अच्छा, अब आपके पास यानी कि बिल आपको शो करना है तो उसके लिए एक बटन ले लीजिए आप। और इस पर लिख दीजिए कैलकुलेट बिल। यहाँ पर जो है आपके पास कैलकुलेट बिल लिखा हुआ ये आपके पास आ गया।
अब हम प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे कि जानते हैं कंट्रोल F5 शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा फॉर्म, ये आपके सामने फॉर्म रन हो गया है। तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम यूजर नेम आपने दिया यहाँ पर आसिफ खान, और अब ये कुछ आइटम परचेज करता है, जिस लाइक इसने कंप्यूटर परचेज किया और सिर्फ माउस परचेज किया। तो जनाब अब इसके हिसाब से जो अमाउंट हो यहाँ पे आना चाहिए। जब मैं कैलकुलेट बिल करूंगा तो कोई अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि अभी आपने इस बटन के पीछे कोई कैलकुलेशन आपने नहीं की। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि इस बटन के पीछे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो किस तरह से हम उसको उसके पीछे कोडिंग करेंगे C# पे। तो चलें जनाब इसके पीछे कोडिंग करते हैं। कोडिंग किस तरह से करेंगे आप, ये जितने भी मैंने सिलेक्शन के बॉक्स बनाए थे इनको मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले। अच्छा, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इस जो कैलकुलेट बिल बटन है इस पर इसको सेलेक्ट कीजिएगा और इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो कोडिंग एरिया खुल जाएगा आपके साथ। ठीक है, लिखा हुआ आ गया बटन 1 क्लिक। ठीक है, तो बटन 1 क्लिक मतलब ये इवेंट है। इस बटन के का इवेंट क्या है, क्लिक करने, जब क्लिक करेंगे तो क्या काम होना चाहिए। और इसी तरह सेम जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास अब दो ये टैब है, एक है कोडिंग का एरिया और एक है डिज़ाइन का एरिया। तो डिज़ाइन के एरिया में कुछ चेंजिंग करना चाहें तो डिज़ाइन पे आ सकते हैं आप, और कोडिंग में कोई काम करना है तो आप कोडिंग एरिया में जा सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है, तो मैंने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स के लिए जस्ट लाइक इंटीजर, और इंटीजर के लिए मैंने कहा जनाब कंप्यूटर के लिए मैंने COMP और वेरिएबल ले लिया, और कीबोर्ड के लिए मैंने की ले लिया कीबोर्ड, और उसके लिए माउस के लिए MOU ले लिया। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, वेरिएबल हमेशा ऐसे रखें जो मीनिंगफुल हो, जिनको देख के समझ सकें कि वेरिएबल का मकसद क्या है। तो ये वेरिएबल है, एक कंप्यूटर के लिए है, कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए। चाहे तो आप कंप्लीट नाम ले सकते हैं MOUSE, कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड और कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या, चूंकि आपने इनका अमाउंट डिसाइड करना है कब, जब यूजर या कैशियर कैशियर जो है जो बिल कैलकुलेट कर रहा है, वो जो आइटम सेलेक्ट कर रहा है उसके मुताबिक जो है उसने अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन इफ, अगर अगर चेक बॉक्स 1, याद रखिए उसका नाम क्या है, डिजाइन फेस पे जाइए, जो चेक बॉक्स 1 आपने लिया था फर्स्ट, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप देखें प्रॉपर्टी में जाइएगा, तो यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है चेक बॉक्स 1। चेक्स का CHEC के चेक स्मॉल में लिखा हुआ है, और बॉक्स का जो बी है वो कैपिटल है, और बॉक्स 1 है। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पे लिखा है, इस तरह से ये चेक बॉक्स 1 होगा। कीबोर्ड जो है वो चेक बॉक्स 2 होगा, माउस जो है वो चेक बॉक्स 3 होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि चेक बॉक्स 1 यहाँ लिखा आपने, चेक बॉक्स बॉक्स में डॉट चेक, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेक, CHEC चेक। अगर चेक देखें लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रॉपर्टी और ये लॉजिकल प्रॉपर्टी है यानी बुलियन प्रॉपर्टी है, इसके अगेंस्ट आपको एक आंसर मिलेगा ट्रू या फॉल्स का। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, ये चेक हो गया है, तो आपने कहा जनाब इसको आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए आप, और यहाँ पे लगा दीजिए आप कि जनाब कंप्यूटर की कीमत कितनी है जनाब, आपने रखी थी 20,000 रुपये। तो 20, तो कंप्यूटर की अमाउंट कितना बन गया आपका, 20,000 का अमाउंट बन गया आपका। कंप्यूटर इक्वल टू 20,000। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि कंप्यूटर इस पहले देख लीजिए, यहाँ पे इसने एरर दिया, एरर इसलिए दिया हुआ है कि कंप्यूटर को जो वेरिएबल दिया हुआ है उसमें डबल की दिया हुआ है, यहाँ पे आपने ए सिंगल की दिया हुआ है। तो वेरिएबल का नाम क्या है, मिसमैच है, तो नाम सेम कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखें अब कोई एरर नहीं है। कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो क्या डिसाइड हो जाएगी, 20,000 डिसाइड हो जाएगी, जब जब चेक बॉक्स में क्या होगा, चेक होगा। सिमिलर इसी तरह से क्या करें आप, एक और अलग से कंडीशन लगाइए, इफ अगर चेक बॉक्स 2 डॉट चेक अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसको यूजर सेलेक्ट करता है, तो क्या करना चाहिए। तो आपने कहा जनाब जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की वैल्यू क्या करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं आप 1200। ठीक है जनाब, कीबोर्ड की स्पेलिंग चेक कर लीजिए, कीबोर्ड COARD लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ARD नहीं, स्पेलिंग को सेम
याद रखिएगा वेरिएबल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपने डिक्लेयर किए हैं, वही वेरिएबल यहाँ पे आप यूज करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड लाइन आ रही है इसका मतलब कि यहाँ पे आपने सेमीकोलन यूज नहीं किया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू यूज रूल्स हमेशा सी शार्प के अंदर एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, याद रखिएगा। अच्छा, आप कह सकते हैं सर कि इफ के अंदर जो आपने लाइन लिखी है इसका यहाँ पे लास्ट में आपने सेमीकोलन नहीं लिखा, तो याद रखिएगा ये इफ की कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ खत्म हुई है, याद रखिएगा। जब यहाँ खत्म हुई है तो इसलिए सेमीकोलन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इफ के अंदर ये लिखा है आपने, ओके, एक बार याद रखिएगा। इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करेगा, इसी तरह से ये सही कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड के लिए लग लीजिए आप, सिंपल क्या करें, इसी जो ब्लॉक को कॉपी कर लीजिए आप, नीचे पेस्ट कर लीजिए आप। अब सिर्फ चेंज क्या करेंगे आप, जहाँ चेक बॉक्स 2 लिखा हुआ है इसको चेक बॉक्स 3 कर लीजिएगा आप, और बाकी सब ऐसे रख दीजिएगा। और कीबोर्ड की जगह पे चूंकि आप माउस की वैल्यू डिसाइड करेंगे, MOUSE माउस, माउस कितने का जनाब 500 रुपीज़ का है, उसकी वैल्यू आपने डिसाइड कर दी। तो तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपने डिसाइड कर दी कि जब यूजर इनको चूज करेगा तो उसके मुताबिक ये अमाउंट सेट हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपने एक काम और भी करना है। चूंकि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो बाय डिफॉल्ट इनकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, तो आप इसको इस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि कंप्यूटर बराबर है किसके, कीबोर्ड के, और कीबोर्ड बराबर है किसके, माउस के, और ये सब बराबर है किसके, 0 के। तो इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज मैंने क्या करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है। और शुरू के अंदर इनिशियल टाइम यानी कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, इनकी वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन जब यूजर कोई भी आइटम को सिलेक्ट करेगा तो उसके मुताबिक उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके अमाउंट के मुताबिक सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने करना है क्या, अब आपने इन अमाउंट को जमा करना है, तो आप इसके लिए एक और वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पर टॉप के ऊपर, और इसका नाम लिख दीजिए आप टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसको लास्ट में आप लिख देंगे टोटल अमाउंट इक्वल टू, किसके बराबर हो जाए, कंप्यूटर के प्लस कीबोर्ड के प्लस माउस के, ठीक है। अब याद रखिएगा कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस की के वेरिएबल्स के अंदर वही वैल्यू सेट होगी जो आपने आइटम सेलेक्ट किया होगा, अदरवाइज उस वेरिएबल में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर सपोज कि आपने कंप्यूटर चूज किया और आपने माउस चूज किया तो आपके पास क्या होगा, 20,000 रुपीज़ कंप्यूटर के और 500 रुपीज़ सिर्फ माउस के वेरिएबल में सेट होंगे, अदरवाइज कीबोर्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से आपका टोटल अमाउंट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इसको डिस्प्ले करना है उस टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर, जैसे डिजाइन फेस के अंदर जो आपने बना रखा है टोटल प्राइस के लिए आपने एक टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 था, ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, आप कह देंगे जनाब टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 2 ये लिखा हुआ आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट के अंदर आप क्या कर दें जनाब, टोटल अमाउंट इसमें स्टोर कर दें। अब मसला हमें वही आएगा कि टोटल अमाउंट जो है उसकी टाइप इंटीजर है और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसकी जो है आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि लास्ट क्लास में किया था, उसके लिए आपने एक क्लास यूज की थी, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटीजर टाइप का डेटा जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनाब करने के बाद आप एंटर कीजिए, प्रोग्राम आपका कंप्लीट सेट हो गया। आप प्रोग्राम को चला के देखें, कंट्रोल F5 प्रेस कीजिए शॉर्टकट की, प्रोग्राम आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपके सामने ये फॉर्म है, कंज्यूमर नेम क्या है, कंज्यूमर नेम सपोज कि आपने कहा आसिफ अहमद कंज्यूमर नेम है। उसने जो है कंप्यूटर और सिर्फ माउस को चूज किया, और इसके बाद उसने जो कैलकुलेट बिल है उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 20,500 रुपीज़। अच्छा, इन केस अगर माउस को आप हटा देते हैं, सिर्फ कंप्यूटर चूज किया था और फिर दोबारा से आप कैलकुलेट बिल करेंगे तो क्या होगा, देखें 20,000 की रकम यहाँ पर अमाउंट जो लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से सपोज कर कंप्यूटर परचेज नहीं किया बल्कि सिंपल कीबोर्ड लिया और माउस लिया है, तो अब जो अमाउंट आ रहा है वो 1,200 और 500 के हिसाब से 1,700 आना चाहिए, 1,700 आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक छोटी सी एप्लीकेशन बना ली कि किस तरह से हम चेक बॉक्सेस को यूज करते हुए यूजर डिपेंडेंट जो भी वो वैल्यू वो आइटम को सेलेक्ट करेगा उसके मुताबिक आपके पास अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये आपने प्रोग्राम आपने बना लिया है। अगर इसमें मैं चाहता हूँ कि 700 जो लिखा हुआ है इसके साथ रुपीस भी लिखा हुआ आ जाए, या टोटल प्राइस के आगे रुपीस लिखा हुआ हो, तो आप सिंपली काम कीजिएगा कि डिज़ाइन फेस पे जाइए, जो आपने लिखा हुआ है टोटल लेके प्राइस, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, इसके टैक्स बॉक्स में आप जाइएगा, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस दे के आप क्या करते हैं, आर एस रुपीस या जो भी आप आपने चाहते हैं कि आप किस कहने के कंट्री के हिसाब से आपने, या किस करेंसी के हिसाब से आपने अमाउंट को कैलकुलेट करना है, रुपीस है या डॉलर है, तो जो भी है वो यह सिंपल यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लिख दिया मैंने। अब इसमें चाहे तो ऊपर आपने कोई हेडिंग डालनी है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, टूल पे जाइएगा, यहाँ से आप लेवल पे जाइएगा, लेवल आप चूज कीजिएगा, इसके अंदर आप लिख दीजिए जिस तरह कि ये एक कंप्यूटर स्टोर है, तो प्रॉपर्टी पे जाइए, इसके टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं आप कंप्यूटर स्टोर, कंप्यूटर एसेसरीज स्टोर। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर जनाब। अच्छा, अब इसके फॉन्ट के साइज को सेट करना है, तो प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पे फॉन्ट का साइज है, आपने सपोज में फॉन्ट का साइज कर दिया आपने 20। ठीक है, और अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो जैसे लास्ट टाइम सेट किया था आपने बैकग्राउंड कलर, कस्टम पे जाइए, बैकग्राउंड कलर सेट कर दीजिए आप। और अगर आपने फोरग्राउंड कलर पे जाके सेट करना है आपने, तो यहाँ पर जो है फॉन्ट है, और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फोरग्राउंड कलर लिखा हुआ आ रहा है, तो फोरग्राउंड कलर पे जाइए, इसमें चूज कीजिएगा, इसके अंदर भी कस्टम में जाइए, आप जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं वो चूज आप कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए बोल्ड के अंदर, और इसकी प्रॉपर्टी को थ्रू कर दीजिएगा, तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो जनाब ये छोटा सा एक आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, कंप्यूटर एसेसरी स्टोर बनाया है। एक कंज्यूमर, एक कस्टमर जाता है और उसका नाम लिखा जाता है, वो कुछ आइटम सेलेक्ट करता है, इस तरह से चाहे तो आप आइटम को मजीद आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसके मुताबिक आप जो टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमने सी शार्प के अंदर जो चीज़ सीखी है वो क्या है, वो हमने इफ़ की कंडीशन को सीखा है। अगर इसको मजीद अगर आपने पढ़ना चाहें, मजीद समझना चाहें कि इफ़ की कंडीशन कैसे लगाई जा सकती है, तो बहुत सिंपल तरीका था इफ़ की कंडीशन लगाने का, मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया इफ़ की कंडीशन। हाँ, अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, चूँकि आपने इफ़ के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है, तो अगर ये ब्रैकेट अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इफ की कंडीशन में आपको समझाऊं सी शार्प के अंदर कि अगर ये आपने ब्रैकेट जो लगाए ना लगाएं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि शुरू में अगर आप लोग बिगनर हैं, तो आप हर इफ को आप ब्लॉक लगा के डिफाइन करें कि आपकी इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर खत्म हुई है, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं, चूंकि आपने इफ के साथ सिर्फ ये एक ही कंडीशन आपने परफॉर्म करनी है, तो याद रखिएगा इफ के साथ सिंपल अपने एक स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करना है, तो याद रखिएगा ब्रैकेट की फिर आपको नीड नहीं रहती। लेकिन अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है एक ही इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इफ की कंडीशन थी जो कि मैंने आपको अप्लाई करके दिखाई कि किस तरह से इफ की कंडीशन लगाकर हम अपने प्रोग्राम के अंदर मशीन को जो है फैसला करने की सलाहियत दे सकते हैं, किस तरह मशीन जो है वो डिसीजन ले सकती है कि कैसे काम करना है और कब क्या काम करना है और कब क्या काम नहीं करना है। तो जनाब अब इस प्रोग्राम को एक दफ़ा और एग्जीक्यूट करते हैं और चला के देखते हैं कि अब इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। तो सिंपल याद रखिएगा, वही आपके सामने बिल है, आपने अमाउंट दिया, आपने नेम दिया, सपोज करें आसिफ अहमद। ठीक है, और कंप्यूटर ने परचेज किया है, और सिर्फ कीबोर्ड परचेज किया है, माउस परचेज नहीं किया। जैसे वो कैलकुलेट बिल करेगा तो लिखा हुआ यहाँ पर होगा 21,200। ठीक है जनाब, तो ये बिल्कुल सही है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सही परफॉर्म कर रही है। अगर इसी वक्त अगर आप कीबोर्ड हटा देंगे, आप सिर्फ कंप्यूटर परचेज किया होगा और दोबारा से आप कैलकुलेट बिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2,000 की अमाउंट जो है वो लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो जनाब ये आपने एप्लीकेशन आपने बना के देख ली, और इसको देख लिया, अब इसको आप मजीद आप चाहे उसमें आप चेंज करके अपने हिसाब से इसको और मजीद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने कंडीशन को सीखा है, उसको मजीद अगर आप समझना चाहते हैं सी शार्प लैंग्वेज के अंदर कंडीशन किस तरह से लगाई जाती है और किस किस तरह की कंडीशन हो सकती हैं, तो उसके लिए ये है कि आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, और मेरी वेबसाइट पे वो जब जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सरमसूद.com, तो यहाँ पर देखिएगा सी शार्प के अंदर ये देखें visualstudio.net सी शार्प के अंदर आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर देखें चैप्टर के अंदर अगर आप नोट कीजिएगा,
तो यहाँ पर देखिएगा डिसीजन मेकिंग सी शार्प कंडीशन किस तरह लगाई जाती है, डिसीजन मेकिंग, हाउ टू मेक अ डिसीजन, याद रखिएगा। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई प्रोग्रामिंग करनी होती है तो आपको ये डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है ये समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो वहाँ पर भी आपको डिसीजन लेने के मेकिंग आपको करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अच्छा, इन तमाम लैंग्वेज में तकरीबन क्या बल्कि 100% एक ही प्रोसेस है कि कंडीशन लगाने की जो कंडीशन है वो इफ कंडीशन किस तरह लगाई जाती है, सेम इसी तरीके से लगाई जाती है। तो इसको अगर मजीद पढ़ना चाहें तो इस चैप्टर नंबर 6 को आप व्यू कीजिएगा, और इसके अंदर चैप्टर 6 को आप व्यू कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये कंप्लीट पूरा बेस करता है कंडीशन मेकिंग के ऊपर। और याद रखिएगा यही वो चैप्टर है जो बेसिकली एक मशीन को जो है फैसला करने की सलाहियत देता है, या मशीन को जो है तो जनाब ये वेबसाइट पे देखिएगा visualstudio.net/C#, इसके अंदर, और चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है आप देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग है इसके 5 तरह के कंडीशन है। एक से सिंपल इफ है, एक इफ एल्स है, एक इफ एल्स इफ एल्स है, एक स्विच केस डिफॉल्ट है, और एक कंडीशन ऑपरेटर है। इन 5 तरीकों से हम डिफरेंट मैनर के कंडीशन लगा सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग योर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली आज हमने जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम के अंदर वो सिंपल इफ स्टेटमेंट थी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस थी, कि हमने जो है उनमें से कोई एक चीज़, कोई एक आइटम भी हम सेलेक्ट कर सकते थे, कोई दूसरा आइटम भी सेलेक्ट कर सकते थे, तीनों आइटम भी सेलेक्ट कर सकते थे। तो उस काम के लिए हमने जो एक यूज़ किए स्टेटमेंट, वो सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके दिखाया था। ठीक है, तो अगर इसको आप मज़ीद यहाँ पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, इसके सेंटेंस को समझेंगे, तो यहाँ से आप इसको मज़ीद समझ सकते हैं कि ब्रैकेट हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है उसका एक ही इसके अंदर, तो हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक ही स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करनी है तो हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनिशियल स्टेज के अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा इफ के साथ जो है वो कर्ली ब्रैकेट का स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन लगाएं, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो चैप्टर नंबर 6 को आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कंडीशन को समझने के लिए। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब कोई नया टास्क बनाएंगे तो वहाँ पर हम मजीद यानी कि इफ के और जो सेकंड कंडीशन है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह थर्ड क्लास में हासिल होंगे, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।